अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2026, इसका चैप्टर नंबर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट का लेक्चर नंबर 5 बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास एमडी कैट के अंदर भी यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये सवाल है, आपने इसे लिख लेना है। इसके ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट एंड हाइड्रो ऑक्साइड के ग्रुप 2 के जो आपके पास एलिमेंट है, मेटल है, वो जब सल्फेट बनाते हैं तो सल्फेट कौन सा पानी में ज्यादा हल होगा, कौन सा पानी में कम हल होगा। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड भी ऐसे होगा। इनका अपने ग्रुप ट्रेंड को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी से मुराद है कि आपके पास पानी पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपने किसी आयनिक सॉलिड को डाल दिया है और एक खास टेम्परेचर पे वो कितना हल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो इस चीज को आप क्या कहते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। हाउ मच ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है केमिस्ट्री के लिहाज से इस आयनिक कंपाउंड के ऊपर दो एनर्जी जो होती हैं वो डिपेंड अपॉन करती है। यानी कोई चीज पानी के अंदर हल होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड अपॉन ऑन टू मेन एनर्जी चेंजेस। दो एनर्जी चेंजेस जो होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। सबसे पहले आपके पास जो आती है इसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और दूसरी जो चीज आती है बेटा उसे हम कहते हैं लैटिस इंथैल्पी। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय इंथैल्पी को बच्चों आपने एस से जाहिर करते हैं। अगर आपके पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी आ रही है डेल्टा एच से जाहिर करते हैं, और नीचे आपने एच वाई डी लिखेंगे तो इसे आपने इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती क्या है कि हमारे पास ये एक सॉलिड कंपाउंड है, और ये कौन सा है बेटा, ये सेकंड ग्रुप का है। और क्या चीज है, या तो आप हाइड्रोक्साइड ले लें या बच्चों आप इसका क्या ले लें, सल्फेट ले लें। फॉर एग्जांपल ये बेरिलियम सल्फेट है। जब आप इसे हीट करेंगे, इसे गर्म करेंगे, तो ये जो आपके पास बेरिलियम सल्फेट है दैट इज ए सॉलिड, ये सॉलिड है। आप इसे गर्म करेंगे, इट कैन बी चेंज इनटू बेरिलियम आयन, ये बेरिलियम आयन में कन्वर्ट होगा। आपको ने इसको इतना गर्म करना है कि इट कैन बी चेंज इनटू वेपर फेज और गैसियस स्टेट। वेपर फेज या बेटा ये किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास क्या बन जाएंगे, गैसियस आयन बन जाएंगे। एक बेरिलियम गैसियस आयन है, दूसरा बच्चों सल्फेट गैसियस आयन है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये हमारे पास पानी पड़ा हुआ है, ये बच्चों क्या चीज है, वाटर है, पानी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, बेरिलियम आयन के गैसियस, बेरिलियम जो होगा गैसियस आयन को इसके अंदर उठा के आपने डाल देना है। जैसे आप इसके अंदर बेरिलियम आयन को डालेंगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो खुश हो जाएंगे बेरिलियम को देख के, वो फौरन इसे बेटा घेरना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे और इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। इसके नतीजे में यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी बनेगी, तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि ये बेरिलियम आयन होगा। अब पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ आके डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और इसको घेर लेगा। ये पानी के मॉलिक्यूल बच्चों इसे क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ये इसको सराउंडेड कर रहे हैं, घेर रहे हैं। जब इसको घेरेंगे तो दैट प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रेशन। इस अमल को आप क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। और हाइड्रेशन के नतीजे में यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज द एनर्जी रिलीज, ये वो एनर्जी होगी जो रिलीज होती है व्हेन गैसियस आयंस आर सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। जब ये गैसियस आयन जो होते हैं पानी के मॉलिक्यूल इन्हें अट्रैक्ट करते हैं या इनको सराउंड करते हैं, इनको घेर लेते हैं या इनको हाइड्रेट करते हैं, तो उस वक्त बच्चे ये क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज ए इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सिमिलरली सल्फेट आयन को भी घेरेंगे, कौन घेरेगा, वाटर के मॉलिक्यूल बच्चों सल्फेट आयन को भी घेरेंगे। तो क्योंकि सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए पानी का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो इसके साथ अटैच होगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है वो डायरेक्टली बेटा सल्फेट आयन को घेरेंगे और ये सल्फेट आयन भी पानी के नरगे में आ जाएगा। पानी के पास ये क्या होगा, फंस जाएगा। पानी ने अब इसे घेरा हुआ है, जब ये घेरेंगे तो ये नया बांड बन रहा होता है। इस नए बांड बनने की वजह से यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इसको आपने इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब आपने बेरिलियम सल्फेट में तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बता दी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी।
अब बाकी इसका अंदर ग्रुप ट्रेंड क्या होगा, किसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास एक छोटा सा फार्मूला आता है जिसे आपने लिख लेना है, याद कर लेना है अपनी बुक पे। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। ये जो चीज आपके पास आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। तो ये किसके किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चों, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। और ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो चार्ज ओवर साइज होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो इसको कलेक्टिवली बेटा आपने चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपने इस बात को याद रखना है कि ये जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे हमेशा हमेशा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक होता है। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी। अगर आपके पास कोई स्मॉल आयन होगा तो उसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर किसी का साइज बड़ा होगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगी बेटा, कम रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बेरिलियम आयन है तो ये एक स्मॉलर आयन होता है, ये एक छोटा आयन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो बेटा क्या होगी, रिलीज होगी। एज कंपेयर टू बेरियम के, ये जो बेरियम होगा इसका जो साइज होता है वो लार्ज साइज होगा। तो यहाँ पे लेस एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अगर स्मॉलर आयन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर स्मॉलर आयन है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। अगर लार्जर आयन होगा तो उसकी बेटा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब ये देखा गया है कि अगर आप ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, मतलब आपके पास पहले बेरिलियम आयन है, फिर बच्चों क्या होगा आपके पास ये मैग्नीशियम आयन है, और फिर आपके पास ये कैल्शियम आयन है, और फिर बच्चों ये बेरियम आयन है। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो डिक्रीज होती है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आएगा कि ये जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू होती है ये ग्रुप के अंदर क्या होगी। तो आप कहेंगे टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, तो आपने ये फार्मूला लिख लेना है अपनी बुक के ऊपर। क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि उनका साइज कम हो रहा है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू जो होती है वो वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होना। क्योंकि उनका साइज बढ़ता जा रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो आपके पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। जब चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, ये भी कम हो जाएगी। तो बेरिलियम की इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। बेरियम की जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे कम है क्योंकि इसका अपने ग्रुप के अंदर क्या होगा बच्चों, साइज सबसे ज्यादा होगा। अब ये देखा गया है कि इधर आपके पास दो हैं, एक केटाइन है और एक एनाइन है, तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ जी बताओ, ये जो केटाइन होते हैं, बेटा इनकी जो इंथैल्पी या इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। किसकी निस्बत से, एनाइन की निस्बत से। जो एनाइन होते हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा एमडी कैट के अंदर, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है। बस ये आपने इसका ट्रेंड याद कर लेना है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू है वो ज्यादा है, जबकि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसकी कम है, वाई। तो आप बताओगे दोनों के जो हाइड्रोक्साइड है यानी जो एनाइन है वो सेम है, लेकिन इसका केटाइन का साइज बहुत छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। चलिए अब आपने बताना है लेटेस्ट इंथैल्पी क्या होती है, या लेटेस्ट इंथैल्पी क्या होगी, या इसको आपने कॉमनली बेटा लेटेस्ट एनर्जी भी कहते हैं। लेटेस्ट एनर्जी का वर्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों
कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। लेटेस्ट एनर्जी कैन नॉट बी यूज फॉर सॉरी लेटेस्ट एनर्जी का जो वर्ड होता है इट कैन बी यूज ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, इट कैन नॉट बी यूज फॉर कोवलेंट कंपाउंड। तो इसे आपने कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज नहीं करते। ये जो लेटेस्ट एनर्जी होती है ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होती है। अब आपने इस बात को समझना है, यहाँ पे हमने करना है क्या। देखिए अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH4, ये एक जो है वो नॉन पोलर या कोवलेंट कंपाउंड है। अगर आप इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को एक दूसरे से जुदा करेंगे तो यहाँ पे जो लफ्ज आप यूज करेंगे वो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी। क्या आपने इसके बॉन्ड को तोड़ा, इसके लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है आप उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अगर बच्चों आपने ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ रहे हैं, ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड इज ए आयनिक कंपाउंड, ये ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड को आपने ब्रेकअप किया इनटू ब्रिलियम आयन में प्लस बच्चों OH आयन में, इस वक्त जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी होगी बॉन्ड एनर्जी, लेकिन नाउ इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, या इसे आपने लैटिस इंथैल्पी कहेंगे, या आम लैंग्वेज के अंदर बेटा इसे आपने लैटिस एनर्जी कहते हैं। कि अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ के उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट कर लें तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज ए लैटिस एनर्जी। तो आपने याद रखना है लैटिस एनर्जी कैन बी यूज ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड और बॉन्ड एनर्जी कैन बी यूज फॉर ए कोवलेंट कंपाउंड, ये कंपैरिजन भी आ सकता है। अब आपके पास लैटिस एनर्जी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन तो आपने देख ली। अब हम दोबारा देखते हैं कि अगर हमारे पास ये बेरियम सल्फेट एक जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप इसे क्या करते हैं, इसे बेटा आपने हीट देते हैं। ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये एक सॉलिड स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है। जब आप इसे हीट देते हैं तो इसको आपने कन्वर्ट कर देना है इनटू बेरिलियम, बेरिलियम गैसियस आयन में और सल्फेट गैसियस आयन में। इनको ये शर्त होता है कि इनको गैसियस आयन में कन्वर्ट करें। इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नाउन एज ए लैटिस इंथैल्पी, या आप इसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है ये आपके पास अब डेफिनेशन है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पार्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयन। के 1 मोल अगर आपके पास आयनिक सॉलिड का है, इसको इनके गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज नोन एज ए लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये हमेशा क्या होगी बेटा, एंडोथर्मिक होती है। अगर इन दोनों के दरमियान में स्ट्रांगर फोर्सेस होंगी, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के दरमियान में स्ट्रांगर फोर्सेस होंगी तो इसकी जो इंथैल्पी होती है या इसकी बेटा सॉरी जो लैटिस इंथैल्पी होगी या इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी भी इसी पे डिपेंड करती है। तो आपने क्या बताना है, लैटिस इंथैल्पी, सेम यही चीज है। लैटिस इंथैल्पी किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो ये आपने इसका जो है ट्रिक या फार्मूला लिख लेना है। तो लैटिस इंथैल्पी डिपेंड अपॉन चार्ज एंड साइज, चार्ज एंड साइज दोनों सेम डिपेंड कर रहे हैं, ये भी चार्ज और साइज पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी चीज का साइज छोटा है तो उसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है ये बेरिलियम सल्फेट को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या मैग्नीशियम सल्फेट को या बच्चों कैल्शियम सल्फेट को, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो बेरिलियम सल्फेट को देनी पड़ेगी, इसकी लैटिस इंथैल्पी ज्यादा है। व्हाई, बिकॉज इट है इन दिस केस बेरिलियम हैज ए स्मॉल साइज। ये जो बेरिलियम हमारे पास आ जाता है इसका साइज क्या होगा बच्चे, छोटा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये कैल्शियम सल्फेट का साइज, कैल्शियम सल्फेट में जो कैल्शियम आयन है कैटाइन है इसका साइज बड़ा होगा, इसलिए इसकी लैटिस इंथैल्पी कम होगी या इसकी बेटा लैटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसको कैसे ज़ाहिर करते हैं, डेल्टा एच लिख के नीचे बेटा आपने इसके लैटिस लिख देना है, तो ये इस तरीके से आपके पास आएगी। अब हम चलते हैं, हमें पता तो चल गया कि लैटिस एनर्जी में क्या करते हैं, किसी भी चीज को बच्चों आयन में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इन गैसियस आयन को उठा के पानी में डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। अब आपके पास 2 स्टेप आ गए हैं। अगर किसी भी आयनिक सॉलिड को पानी में हल करना है तो वो आप तब आपके पास क्या आएगा, उसे आपने इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा कि आपने किसी आयनिक सॉलिड को पानी में हल करते हैं, उस वक्त जो हीट अब्सॉर्ब होती है या उस वक्त जो हीट इवॉल्व होती है उसको बेटा आपने इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच लिख के नीचे बच्चों आपने सॉल्यूशन लिखेंगे, बराबर है ये क्या आएगा, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी आएगा, लैटिस एनर्जी आएगा, प्लस बेटा क्या आएगा, ये डेल्टा एच, ये आपके पास इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसको आप कहेंगे इंथैल्पी ऑफ
हाइड्रेशन ये इसके बराबर बेटा आपके पास आ रही होगी। अब आपने देख लिया कि दोनों जो होते हैं वो सेम फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, सेम फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। चार्ज ओवर साइज पे लैटिस इंथैल्पी डिपेंड करती है, चार्ज ओवर साइज पे बेटा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है डिपेंड करती है। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि ये जो आपके पास बेटा लैटिस इंथैल्पी होगी, ये जो लैटिस इंथैल्पी हमारे पास आ जाती है तो आप कहते हैं ये जो लैटिस इंथैल्पी होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये बच्चों आमतौर पर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो लैटिस जो इंथैल्पी है वो कम होगी, अगर ये ज्यादा होगी तो ये बच्चे ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपने देखा अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ये जो लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, अगर आपके पास कोई भी बेटा आयनिक कंपाउंड है उसको जब आप हल करते हैं तो उसमें जो लैटिस इंथैल्पी है ये मोर नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव वैल्यू इसकी आ रही है, या बच्चों ये लेस पॉजिटिव है, थोड़ी कम पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि दैट इज ए एक्सोथर्मिक। ये जो चीज होगी बच्चों ये आपके पास क्या होगा, वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होगा। अब इस सारे काम में हमने किया क्या है, तो एक छोटी सी डायग्राम से बेटा हम समझते हैं हमने किया क्या है। तो सबसे पहले ये वाला आपके पास क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड है, ये बच्चों क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक सॉलिड है। इस आयनिक सॉलिड को हम करेंगे क्या, पहले इसको ब्रेकअप करेंगे, किसमें, इसको पॉजिटिव में और नेगेटिव में बेटा ब्रेकअप करेंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे कि इसके गैसियस आयन बनाएंगे। ये आपने क्या बना लिया, इसके गैसियस आयंस बनाए हैं। अब गैसियस आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आपने इंथैल्पी ऑफ लैटिस कहते हैं, मतलब इनको आपने पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ दिया। आयनिक कंपाउंड कौन सा ले लेते हैं, बेरिलियम सल्फेट ले लें। चलें जी, आपने क्या किया, इसको ब्रेकअप कर दिया, किसमें, बेरिलियम आयन में और बच्चों सल्फेट आयन में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ लैटिस, या इसी चीज को बेटा कहते हैं लैटिस इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। अब ये जो अपोजिट गैसियस आयन है इनको उठा के हमने क्या किया, पानी के अंदर डाल देते हैं। जब पानी के अंदर डालते हैं तो इसको आप कहते हैं कि अब ये जो आयन होंगे ये हाइड्रेशन हो जाएंगे, हाइड्रेटेड हो जाएंगे, तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस अमल को आपने क्या कहना है, ये हाइड्रेशन एनर्जी कहना है। अब तवज्जो से बात समझे, अगर आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो लैटिस एनर्जी है, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी और जब आप इन आयन को पानी के अंदर डालते हैं इनकी वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। यूं समझे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो लैटिस एनर्जी है इसकी वैल्यू 15 आ रही है, ये जो इंथैल्पी है बेटा इसकी वैल्यू -5 आ रही है, तो जवाब पॉजिटिव में ज्यादा आएगा तो एंडोथर्मिक। अगर बच्चों ये 5 आ रहा है और ये माइनस वाली 15 में आ रही है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो आपके पास जवाब -10 होगा। तो ओवरऑल जो आपके पास रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करती है कि इनमें से जो वैल्यू ज्यादा होगी वही आपके पास क्या होगा बेटा, वो उस रिएक्शन की ओवरऑल इंथैल्पी होगी, मतलब उसके अंदर जो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होगी, एक्सो होगी या एंडो होगी, ये दोनों वैल्यूज डिपेंड करती हैं। तो इसको आपने अपनी बुक में बेटा इसको भी लिख लेना है। अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड। अब ग्रुप 2 के आपने हाइड्रोक्साइड बनाए, यानी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास कौन से होंगे, एक बेरिलियम होगा और दूसरा कौन सा होता है, मैग्नीशियम होगा, और तीसरा क्या होगा, कैल्शियम होगा, फिर स्ट्रोंशियम होगा। बेरियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, उसको हम नहीं लिखते, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और क्या होगा बच्चों, बेरियम होता है। और आपने रेडियम को नहीं लिखते, रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब सबके साथ आपने दो दो एच लगा दें, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बच्चों क्या होगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलें अब हमारे पास दो फोर्सेस थी, दोनों को देखते हैं। सबसे पहले तो आप इनको देखते हैं तोड़ने वाला, लैटिस इंथैल्पी को। तो आप देखेंगे बेरिलियम की जो होगी, मतलब ये आपके पास है लैटिस एनर्जी, ये बच्चों हमारे पास क्या होगी, लैटिस एनर्जी, और दूसरी चीज आपके पास क्या है, वो हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, सेम, चार्ज ओवर साइज पे। अब चार्ज सबका सेम है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू। तो आप देख रहे हैं अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो
ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। लेकिन बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, वो भी डिक्रीज हो रही है, वो भी टॉप से बॉटम की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो बेरिलियम आयन है इसका साइज छोटा है, ये जो बेरियम आयन है इसका साइज क्या होगा, बड़ा है। तो हमारी कहानी भी यही है कि अगर साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसलिए टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हुए इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है और हाइड्रेशन एनर्जी होती है, दोनों वैल्यूज क्या होती हैं बच्चों, कम होती जा रही हैं। तो अब क्या होगा, अब देखेंगे कौन ज्यादा कम हो रहा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा कम हो रही है या हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। तो दोनों को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये बात सामने आती है कि ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी का जो जवाब आपके पास आ रहा है वो ज्यादा है। लेकिन ये जो लैटिस एनर्जी है ये कम डिक्रीज हो रही है, मतलब ये जो लैटिस एनर्जी जो होती है जब ये आप देखते हैं तो ये टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए लैटिस एनर्जी जो होती है रैपिडली डिक्रीज होगी, बड़ी तेजी के साथ डिक्रीज होती है, इसकी बड़ी लो वैल्यू होती है, लो वैल्यू, ये प्रोमिनेंटली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, बड़ी तेजी के साथ डिक्रीज होगी, ज्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए बेटा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए ओवरऑल आपके पास क्या होगा, इनकी जो इंथैल्पी होगी, इनका जो इंथैल्पी होगी वो एक्सोथर्मिक होना शुरू हो जाएगी, और ये जो पानी के अंदर इनकी जो हल पजीरी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी पानी के अंदर बेटा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये है कि ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा ये तो पानी में हल ही नहीं होगा, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा पानी के अंदर हल होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बेटा इससे थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल है। लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, दैट इज ए फेयरली सॉल्युबल, ये मुकम्मल तौर पर फेयरली सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में ज्यादा हल हो जाएगा। मतलब यह है कि लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास तेजी से डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है बानिस्बत किसके, लैटिस एनर्जी के। इसलिए ओवरऑल आपके पास क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसी फार्मूले को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लैटिस एनर्जी है इसका जवाब 5 आ रहा है, लेकिन ये जो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी है या एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन है इसका जवाब -15 आ रहा है। तो इसलिए बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब सेम काम आपने सल्फेट में देखना चाहते हैं। अब ग्रुप 2 के सल्फेट में क्या होगा, आपके पास पहला पहला आता है बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, फिर क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, फिर क्या होगा, स्ट्रोंशियम सल्फेट होगा, और फिर क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा। अब इनकी सॉल्युबिलिटी देखने हैं तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लैटिस एनर्जी भी, क्योंकि आप कहते हैं इनका एक ही फार्मूला है, ये लैटिस एनर्जी है या बच्चों ये हाइड्रेशन एनर्जी है, दोनों का क्या है, एक ही फार्मूला है कि अगर साइज बढ़ेगा तो दोनों क्या होती हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं। लेकिन क्योंकि इनके साइज बढ़ना शुरू हो गए तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ये जो लैटिस एनर्जी हमारे पास आ जाती है इसकी वैल्यू बच्चे ज्यादा हो जाती है, जबकि ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है लो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा कम हो जाती है। मतलब यह है कि ये जो सल्फेट आयन होता है जब आप इसे पानी में डालेंगे बेरियम सल्फेट को, तो पानी जो होता है ये बेरियम सल्फेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, पानी जो है वो बेरियम सल्फेट को सराउंड अप नहीं कर सकेगा, ये इसको अपने साथ अटैच नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये जो लैटिस एनर्जी है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो बेरियम सल्फेट को तोड़ती नहीं है, तो ये इसलिए ये पानी में हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे अगर टॉप से बॉटम की तरफ आप मूव करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ बेटा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये जो बेरिलियम सल्फेट होता है ये पानी में थोड़ा हल होगा, मैग्नीशियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, लेकिन बेरियम सल्फेट पानी में बिल्कुल भी हल नहीं होगा क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा इसकी कम है। अब लैटिस एनर्जी से मुराद यह है कि आपके पास बेरियम और सल्फेट को तोड़ने के जो एनर्जी दरकार है वो बहुत ज्यादा है और जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत कम है। अब इधर हम दोबारा आ जाते हैं, यूं समझे यहाँ पे लैटिस एनर्जी की वैल्यू बेटा 15 है और हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो -5 है, इससे बेटा इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
अब हमारे पास ये कुछ इसने वैल्यूज बताई है ग्रुप के अंदर कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे सल्फेट है। अब इनको हम देखना चाहते हैं कि आपके पास अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिया है और आपके पास पानी का 100 ग्राम है, तो इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सिर्फ 2 × 10⁻⁵ मोल हाल होंगे। अब 2 × 10⁻⁵ मोल कितने होते हैं? तो बेटा ये जीरो लगा के इसके आगे आपने 4 जीरो लगा देनी है, फिर 2 लगाएंगे। सिर्फ इतने मोल जो होते हैं वो आपके पास किसके हाल होंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम पानी में 298 केल्विन के ऊपर। अगर बेटा आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेना चाहते हैं तो इसके साथ -3 है, ये 1.5 है, तो ये आपने इसके आगे क्या करने हैं? एक जीरो लगाना है, तो ये आपके पास 0.015 मोल इसके हाल होंगे, यानी इसकी निस्बत से ये ज्यादा हाल हो रहे हैं। ये 3.4 × 10⁻³ है, तो इसके आगे भी सिर्फ एक जीरो लगाओगे तो ये इतने मोल हाल हो जाएंगे। इसके आगे -2 है, तो सिर्फ आपने एक जीरो लगाओगे तो ये 15 मोल जो होते हैं वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे बेटा? हाल हो जाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं टॉप से बॉटम की तरफ चलते हुए इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर बच्चों आपने इनको देखना चाहते हैं तो इनको आप देखेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट को लेते हैं तो ये सिर्फ 0.183 मोल हाल होंगे। इसको देखना चाहते हैं तो 0.0046 मोल हाल हो जाते हैं। इसको देखना चाहते हैं तो पॉइंट ये आपने क्या करने हैं? 4 जीरो लगा के फिर 71 लिखने हैं। इसके अंदर आपने बेटा 6 जीरो लगा देने हैं, 6 जीरो लगाओगे फिर जाके 943 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये टॉप से बॉटम की तरफ इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, ये कम से कम हाल हो रहे हैं। ये बेटा टॉप से बॉटम की तरफ इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो इंक्रीज होती जा रही है, ये ज्यादा से ज्यादा हाल हो रही है। अब हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमें एक टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर बड़ी एक खूबसूरत डायग्राम बनाई है। उस डायग्राम के अंदर बेटा जो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी सॉल्युबिलिटी दिखाई गई है कि ये टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बच्चों इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि ये जो एरो है ये बड़े होते जा रहे हैं। ये जो एरो बनाए हुए हैं इनके साइज क्या होते जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं। इट्स मीन कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज हो रही है। इनके जो एरो होंगे वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। शुरू में ये बड़े एरो दिखाते हैं, फिर ये जो एरो होंगे इनका साइज क्या होगा? डिक्रीज होता जा रहा है, थोड़ा कम होता जा रहा है। मतलब यह है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास एमडी कैट के अंदर से भी सवाल आएगा, बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन से भी जो है यहाँ से सवाल बनेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।